नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए दोस्तों, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग लगा लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये तारीख भी आप आगे लिख लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, दोस्तों, मैं आज विस्तार से आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड समझाऊंगा। तो पूरी क्लास को सुने, ध्यान दीजिए दोस्तों, वीडियो को आप पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बातें बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। जलियांवाला बाग, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जलियांवाला ये बाग आया हुआ कहाँ है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अमृतसर जो कि पंजाब राज्य के अंदर स्थान है। अमृतसर पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग आया हुआ है। इनके अंदर ध्यान दीजिए, सभा का आयोजन हो रहा था। और सभा का आयोजन क्यों हो रहा था, तो ध्यान दीजिए, एक तो गांधी जी की गिरफ्तारी, यानी गांधी जी को गिरफ्तार कब किया, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, 8 अप्रैल को। और 9 अप्रैल को ध्यान दीजिए, 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और एक डॉक्टर किचलू। ठीक है, इन दोनों की गिरफ्तारी। और तीसरा कारण था रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में इस सभा का आयोजन किया जा रहा था। और ये आयोजन कहाँ किया जा रहा था, तो आपको बताना है जलियांवाला बाग के अंदर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जलियांवाला बाग यानी क्षेत्र में तो बहुत बड़ा था, परंतु इनका ध्यान दीजिए, आने जाने का रास्ता अर्थात ये गेट एक ही था। ये भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों, यानी ये जलियांवाला बाग है और इनका आने जाने का रास्ता एक ही था। ये भी आप विशेष ध्यान देना। और ये भी रास्ता बहुत ही संकरा, यानी 1.5 फीट चौड़ा था और 7 फीट हाइट में था। तो आप समझ लीजिए, 1.5 फीट चौड़े रास्ते के अंदर अपन यानी आसानी से आदमी भी घुस नहीं सकता है। अगर भीड़ की भीड़ बाहर निकलनी चाहे तो वो कैसे निकलेगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले इधर लिख लीजिए किनके विरुद्ध में। तो पहला तो आपको लिखना है गांधी जी की गिरफ्तारी, ठीक। और दूसरा है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, यानी सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इन तीनों के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर सभा का आयोजन हो रहा था। और सभा का आयोजन किस दिन हो रहा था, तो ध्यान दीजिए, 13 अप्रैल 1919 को, ये तारीख लिखी है 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन ध्यान दीजिए, बैसाखी का दिन था। ये भी आप विशेष ध्यान देना, बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन, ये भी आप लिख लीजिए कहीं।
यानी बैसाखी पंजाब के अंदर एक पर्व है, तो वो भी पर्व उसी दिन अर्थात 13 अप्रैल 1919 को था। तो इस दिन एक तो इनके विरोध वाले लोग और बाकी जो वैसाखी का पर्व मना रहे थे, स्त्री बच्चे बुढ़े सभी इस बाग के अंदर शामिल थे। तो सभी लोग यानी कहते हैं कि लगभग करीब कितने 20,000 लोग यहाँ पर अर्थात जलियांवाला बाग के अंदर एकत्रित हुए थे। तभी ध्यान दीजिए पंजाब प्रांत के गवर्नर था, ध्यान दीजिए जनरल ओ डायर अर्थात माइकल ओ डायर भी कहा जाता है, माइकल ओ डायर, ठीक है। ये ध्यान दीजिए पंजाब का गवर्नर जनरल था, इसका आप विशेष ध्यान देना। पंजाब प्रांत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसने यानी पूरी संपूर्ण पंजाब की शासन व्यवस्था किनको सौंप दी थी, तो आपको बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को, किसको, ब्रिगेडियर, आप यहां लिख लीजिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को, माइकल ओ डायर, ध्यान दीजिए माइकल ओ डायर का पूरा नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, ठीक है। तो ये पंजाब का गवर्नर जनरल था। इसने संपूर्ण शासन व्यवस्था किनको सौंप दी, तो ध्यान दीजिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दी थी। इनको क्या सौंपी, संपूर्ण शासन व्यवस्था, ठीक है। शासन व्यवस्था किनको सौंप दी, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को, अर्थात इनको आर डायर भी कहा जा सकता है शॉर्ट में, आर डायर, ठीक है। तो ये भी नाम आप विशेष ध्यान देना, आर डायर। तो इनको जब पता चला कि जलियांवाला बाग के अंदर 20,000 लोग लगभग इकट्ठे हुए हैं, तभी इसने क्या किया, ये 150 सैनिकों के साथ में आया। कितने, 150 सैनिकों के साथ आया था। ध्यान दीजिए 150 सैनिकों के साथ में आया और इस जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया था और ये रास्ता, ध्यान दीजिए, बंद कर दिया और ये सैनिक अंदर घुस गए और बिना चेतावनी दिए इन्होंने अपनी मन मर्जी से इनको, यानी जो दोस्तों अंदर सभा हो रही थी, इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और आदेश दे दिया कि ये भीड़ 5 मिनट के अंदर यहाँ से खत्म होनी चाहिए। तभी इनके आदेश को पाकर, ध्यान दीजिए, 150 सैनिकों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। तो ये आप विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ तो है ये अंग्रेज सैनिक, ठीक है, और इधर है ये भारतीय। इनमें से ध्यान दीजिए आप, बच्चे भी शामिल थे और बुढ़े भी शामिल थे, बुढ़े भी थे, बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। यानी ये सभी लोग यहाँ शामिल थे क्योंकि वैसाखी का दिन था। ये बच्चे महिला ये क्यों है, क्योंकि वैसाखी का दिन था, ठीक है। तो इसलिए बूढ़े बच्चे ये महिलाएं ये भी इस बाग के अंदर आ गए और बाकी वाले जो इनके विरोध में, अर्थात इनके विरोध में जो सभा करने के लिए आ गए, तो सभी को गोलियों के द्वारा इन सैनिकों ने भून दिया था। इसका आप विशेष ध्यान देना, यानी जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई तब तक ये गोलियां चलाते रहे।
देखिए दोस्तों, ये दीवार बनी हुई है, ये दीवार की हाइट भी बहुत ऊंची थी। कोई भी लोग अर्थात कोई भी आदमी इस दीवार को फाड़ भी नहीं सकता था, अर्थात दीवार को लांग भी नहीं सकता था। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना, इसलिए इनका कोई बचाव नहीं था। यहाँ एक कहते हैं कि इस जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं भी है, यानी लोग अब करे क्या बेचारे। अब देखो चारों तरफ से बड़ी दीवार बनी हुई है और रास्ता निकलने का एक है, और ये रास्ता भी इन सैनिकों ने घेर दिया है। तब अपनी जान को बचाने के लिए लोग देखे क्या कर रहे हैं, इन कुओं के अंदर कूद रहे हैं। ये इतना भयंकर गहरा कुआं है, इन कुएं के अंदर लोग कूदने लगे। एक कूदा, दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, यूं कहते हैं कि कूद कूद ये कुआं भी पूरा लोगों से भर गया। अब आप भी सोचिए, जो सबसे नीचे रहा वो किस तरह दुखद घटना के साथ मरा था, ये आप भी अनुमान लगा लीजिए दोस्तों। तो इस तरह ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 1000 लोग मारे गए। कितने? लगभग, एक भी आंकड़ा लगभग है, 1000 लोग मारे गए, ठीक है, लगभग, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना, लगभग 1000 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहते हैं कि 379 लोग मारे गए, ये किनके अनुसार? सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो आप लिख लीजिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आप भी अनुमान लगा लीजिए कि अंदर तो लोग कितने थे? 20,000, और ये बता कितने रहे? 1000। बाकी वाले लोग कहां गए? ये रिपोर्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बच्चे कितने, यानी लोग जिंदा कितने रहे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं तो बता रहे 1000 लोग मारे गए, और सरकारी रिपोर्ट, ये सरकार कौन थी? अंग्रेजों की सरकार थी, और इन्होंने बता दिया कि 379 लोग मारे गए, ठीक है दोस्तों। तो ये लगभग कहते हैं कि झूठ ही है, ये भी लगभग में है, और ये तो सीधा ही आपको दिख रहा है झूठ ही है। तो ये तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, बाकी लोग इनसे भी ज्यादा मारे गए, यानी इनके अंदर, इस बाग के अंदर बहुत ही कम लोग जिंदा बचे थे। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और इस घटना के बाद, अर्थात 2 दिन बाद, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल, ये भी आप लिख लीजिए, 15 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत में क्या लगभग किया? मार्शल लॉ, ध्यान दीजिए, मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या होता है? विशेष परिस्थिति के अंदर न्याय व्यवस्था सैनिकों को सौंप देना ही मार्शल लॉ कहलाती है। इसलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लिख सकते हैं कोष्टक में सैनिक कानून, ठीक है, यानी कानून व्यवस्था या सैनिक कानून। तो ध्यान दीजिए, ये कानून व्यवस्था अर्थात न्याय व्यवस्था पूरी किनके हाथ में चली जाती है? सैनिकों के हाथ में चली जाती है। विशेष परिस्थिति में जो कर्फ्यू लगाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? मार्शल लॉ कहा जाता है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। 15 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अंदर मार्शल लॉ कानून लागू हो गया था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि भी लौटा दी गई थी, यानी ये उपाधि भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये उपाधि भी इन्होंने लौटा दी थी। इसका भी आप यहाँ जिक्र कर दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर, नाम लिख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो आपको लिखना है नाइटहुड,
नाइटहुड अर्थात सर, ये उपाधि इन्होंने क्या किया, लौटा दी थी। इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि लौटा दी। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था शंकरन नायर। ठीक है, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो इसका भी आप लिख लीजिए, शंकरन नायर, शंकरन नायर। ठीक है, इसने ध्यान दीजिए वायसराय, वायसराय की कार्यकारिणी, कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से ध्यान दीजिए क्या कर दिया, इस्तीफा अर्थात त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि लौटा दी। और शंकरन नायर जो कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, इन्होंने इनकी सदस्यता अर्थात कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए, इनके बाद में यानी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में ध्यान दीजिए, अंग्रेजी सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का विरोध देखते हुए एक समिति अर्थात आयोग का गठन किया था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान दीजिए। वो आयोग कौन सा था, तो आपको बताना है हंटर आयोग। तो दोस्तों ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से अपने रजिस्टर के अंदर ये नोट कर लेना अच्छे से। अब दोस्तों हेडिंग लगाइए, हंटर आयोग। हंटर आयोग अर्थात समिति, ये क्या था मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। हंटर आयोग या कोष्टक में लिख लीजिए समिति। हंटर आयोग अर्थात समिति, इनका गठन कब हुआ, तो आपको लिखना है अक्टूबर 1919 को। अक्टूबर 1919 को क्या हुआ, गठन हुआ था। इसका भी विशेष ध्यान देना दोस्तों। हंटर आयोग अर्थात समिति का गठन कब हुआ, अक्टूबर 1919 को हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है लॉर्ड हंटर, यानी हंटर नाम पर ये ध्यान दीजिए अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है, हंटर। ठीक है, तो हंटर आयोग किनकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो आपको बताना है लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इनका गठन किया गया। और कब किया, अक्टूबर 1919 को। ठीक है, और इनके अंदर कुल सदस्य कितने थे, तो आपको ध्यान दीजिए, यहां लिख लीजिए कुल सदस्य। देखिए दोस्तों, कुल सदस्य थे 8। कितने थे, 8। जिसमें से ध्यान दीजिए 5 तो अंग्रेज थे। 5 कौन थे, अंग्रेज, और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय थे, तो इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी 5 में ये अध्यक्ष भी शामिल है, इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। यानी हंटर आयोग के अंदर
कितने सदस्य थे तो आपको बताना है 8, और इसमें अंग्रेज कितने थे 5, और भारतीय कितने थे 3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय कौन कौन से थे इसका आपको विशेष ध्यान देना है। तो पहला नाम आप लिखिए सर चिमनलाल शीतलवाड़। क्या नाम है? सर चिमनलाल शीतलवाड़, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जगत नारायण, ठीक है। और तीसरा कौन था? साहबजाद सुल्तान अहमद खान, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस हंटर आयोग के अंदर 3 भारतीय थे, और भारतीयों में 3 कौन कौन से? ध्यान दीजिए, सर चिमनलाल शीतलवाड़, और दूसरा था जगत नारायण, और तीसरा था साहबजाद सुल्तान अहमद खान, ठीक है। तो इन तीनों सदस्यों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि इनके नाम परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनका विशेष ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तो आपको बताना है मार्च 1920 के अंदर। यानी दोस्तों मार्च 1920 के अंदर क्या क्या अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ये भी आप विशेष ध्यान देना। रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तारीख भी आप विशेष ध्यान देना। मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट के अंदर ध्यान दीजिए क्या कहा? डायर के कृत्य की निंदा की। इसका भी आप कहीं जिक्र कर लीजिए। डायर के कृत्य की निंदा की, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जनरल डायर के कृत्य की अर्थात ये जो इसने काम किया था हत्याकांड वाला, इनकी क्या की? इन्होंने निंदा की। इन्होंने ये भी कहा कि ये अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था। यानी अमानवीय, ध्यान दीजिए, अमानवीय एवं ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था। यानी हंटर आयोग ने सिर्फ दिखावे के लिए कहा, जान दीजिए, ये अमानवीय था और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था। यानी ब्रिटेन के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये डायर का जो करते हैं ये बहुत ही निंदनीय है। ये मात्र दिखावा था, बाकी ये अंदरूनी भावना इनकी ये नहीं थी। अंदरूनी भावना इनके पक्ष में थी, अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड के पक्ष में थी। इसका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और इन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पहले ही एक बिल पास कर दिया था जिसका नाम था इंडेमनिटी बिल। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, आप यहां लिख लीजिए, दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल, ध्यान दीजिए, इंडेमनिटी बिल लाया गया, जिसमें ध्यान दीजिए जो दोषी लोग थे इनको पहले इन्होंने क्या कर दिया, बरी कर दिया। अब दोषी लोगों को तो सजा मिली नहीं, और बाद में ये कह दिया भाई कि ये डायर का करते हैं, ये
निंदा योग्य है और अमानवीय है, ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध है, यानी ब्रिटेन के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस हत्याकांड से ये साबित हो गया कि ब्रिटेन के लोग भारतीयों के पक्ष में कतई नहीं है। ये भी आप विशेष ध्यान देना कि इसका वास्तविकता का जो भंडा है वो यहाँ पर फूट गया। और अब ध्यान दीजिए, भारतीय लोग भी कुछ अंग्रेजों से दूरी बनाना शुरू कर दिया कि अंग्रेज हमारे कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। इस रिपोर्ट यानी ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी जी ने भी एक कमेंट किया है, तो इसका भी विशेष ध्यान देना। पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती थी। क्या? पन्ने दर पन्ने, यानी आप लिख लीजिए, ये भी कई बार कथन पूछ लिया जाता है। गांधी जी ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा? पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती, यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हंटर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। यानी पन्ने दर पन्ने यानी प्रत्येक पन्ने पर सरकार की निर्लज यानी बिना लज्जापूर्ण ये लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों के साथ में ये न्याय नहीं किया है, इसने क्या किया? अन्याय किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। और इनके बाद में जनरल आर डायर को, यानी जो मैंने आपको बताया था जिसने गोली का आदेश दिया था, तो जनरल आर डायर को तो पद से हटा दिया था। ये भी आप विशेष ध्यान देना। जनरल आर डायर को क्या किया? अपने पद से हटा दिया, पद से हटा दिया। यानी जनरल डायर था, इनको तो पद से हटा दिया। एक ये इतना अच्छा काम किया है, बाकी इसने ध्यान दीजिए सिर्फ भारतीयों के आगे दिखावा किया, इनसे ज्यादा और कुछ नहीं किया। इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, जनरल आर डायर को पद से तो हटा दिया, परंतु ब्रिटेन के अंदर जो न्यूज़पेपर छपे, उन न्यूज़पेपरों के अंदर इस जनरल आर डायर को क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। आप कहीं इनका जिक्र कर लीजिए, यानी ब्रिटेन ने इनको क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ब्रिटेन ने क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का। और इनको ध्यान दीजिए, सहायता राशि भी और दी गई। यानी आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो जलियांवाला बाग के अंदर आपने हत्याएं की है, तो इनके ऊपर इनको इनाम और दिया गया ब्रिटेन सरकार के द्वारा। ये भी आप विशेष ध्यान देना। और इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर घोषित कर दिया। तो आप देख लीजिए अंग्रेजों की वास्तविकता क्या है और जो दिखावा क्या कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से क्या है, भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इनके बाद कांग्रेस ने एक और समिति बिठाई थी जिसका नाम है तहकीकात समिति। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप लगा लीजिए। दोस्तों, आप अगर साथ साथ में लिख नहीं पा रहे हैं तो एक बार तो आप अच्छे से समझिए, इनके बाद में वीडियो को दोबारा सुनिए और जहां आपको लिखना है, नोट करना है, वहां वीडियो को रोक कर फिर आराम से लिख लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप एक बार तो अच्छे से इनको समझ लीजिए। अब आगे आप हेडिंग डालिए, तहकीकात समिति। अगला हेडिंग क्या है? तहकीकात।
तहकीकात समिति। तहकीकात समिति ये किसने बैठाई? तो आपको बताना है कांग्रेस ने, कांग्रेस ने, ठीक है। और किनकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष तो आपको बताना है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इस तहकीकात समिति का अध्यक्ष कौन है? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान देना। और इनके और सदस्य कौन कौन हैं ये भी आप इनका विशेष ध्यान देना, यानी इनके सदस्य सभी भारतीय हैं। तो अब कौन कौन से हैं? एक तो महात्मा गांधी जी, ठीक है, और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और तीसरा है सीआर दास, सीआर दास, और चौथा है अब्बास तैयब जी। कौन है? अब्बास तैयब जी, ठीक है, अब्बास तैयब जी, ठीक है दोस्तों। तो तहकीकात समिति के सदस्य कौन कौन हैं? एक तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और अब्बास तैयब जी, और इनके अध्यक्ष कौन है? मदन मोहन मालवीय। ध्यान दीजिए दोस्तों, तहकीकात, तहकीकात का अर्थ, शाब्दिक अर्थ भी ध्यान दीजिए, खोज करना होता है, तहकीकात करना, ठीक है। तो ये समिति किसने बैठाई थी? तो आपको बताना है कांग्रेस ने, और अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, और सदस्य कौन कौन है? गांधी जी, मोतीलाल, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या क्या कहा, तो ये भी आप इनके नीचे नोट कर लीजिए दोस्तों। रिपोर्ट यानी तहकीकात समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसके अंदर क्या कहा? हंटर समिति को एकदम अर्थात पूर्ण रूप से झूठा बताया। तो आप यहां लिख लीजिए, हंटर समिति को पूर्ण रूप से झूठा बताया, यानी जो अंग्रेजों के द्वारा हंटर समिति बनाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, वो एकदम झूठी थी। अर्थात जो भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जा रहा था, इस विरोध को दबाने के लिए हंटर समिति बिठाई थी। बाकी भारतीयों को न्याय दिलवाने के लिए ये हंटर समिति नहीं बनाई थी, ठीक है। तो अपनी रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले इसने क्या कहा कि हंटर समिति ये एकदम झूठी है। और दूसरी ध्यान दीजिए, डायर की निंदा की, डायर की निंदा की, ठीक है, डायर की निंदा की। और इसके बाद में ध्यान दीजिए, सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, ठीक है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, और मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। ये भी आप विशेष ध्यान देना, तो ये भी आप लिख लीजिए, मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की
मांग की। ठीक है दोस्तों, मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु इनके ऊपर सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी न तो दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही इनको कोई आर्थिक सहायता मिली। यानी सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट के ऊपर अर्थात इस समिति की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण इनके विरोध में महात्मा गांधी जी ने आगे जाके एक आंदोलन खड़ा किया था, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। ध्यान दीजिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है तो आपको बताना है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को आप ध्यान देना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और इसी दिन महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और ये आंदोलन ध्यान दीजिए करीब 2 वर्षों तक चला था। यानी 5 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसका भी विशेष ध्यान देना दोस्तों। और दोस्तों एक और विशेष यहाँ तथ्य आप लिख लीजिए, एक व्यक्ति था उधम सिंह। उधम सिंह जिसने अपना नाम परिवर्तन करके नाम क्या रखा, राम मोहन सिंह आजाद। तो अपना नाम परिवर्तन करके वो कहाँ गया था, इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड के अंदर जाकर ध्यान दीजिए मार्च 1940 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ये भी आप विशेष ध्यान देना। इनके बाद में इनको अर्थात उत्तम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी। और इनके बाद में 1974 में कहते हैं कि इनकी अस्थियों को भारत में लाया गया था। तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना और कहीं जिक्र कर लीजिए। उद्धम सिंह नाम लिख लीजिए, उद्धम सिंह। ठीक है दोस्तों, उद्धम सिंह ने अपना नाम क्या परिवर्तन करके रखा था, तो राम मोहन सिंह आजाद। ये भी आप लिख लीजिए, राम मोहन सिंह आजाद। ठीक है दोस्तों, तो उद्धम सिंह जो कि जानिए पंजाब का एक सिख जाट परिवार से था। उद्धम सिंह सिख जाट परिवार से था, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो ये उद्धम सिंह कहां गया था, ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर गया और ब्रिटेन के अंदर जनरल ओ डायर अर्थात माइकल ओ डायर को ध्यान दीजिए गोली से उड़ा दिया था। ये भी आप विशेष ध्यान देना, गोली से हत्या कर दी। ठीक है, और ये हत्या कब की तो आपको बताना है मार्च 1940 को। तो ये भी आप कोष्टक में लिख लीजिए, मार्च 1940 को हत्या कर दी थी। परंतु ध्यान दीजिए इनको भी 1940 के अंदर ही क्या कर दिया, फांसी पर चढ़ा दिया था। और इनके बाद में ध्यान दीजिए वर्ष 1974 में इनकी अस्थियों को भारत में लाया गया। तो ये भी आप यहां लिख लीजिए, वर्ष 1974 में इनकी अस्थियों को भारत लाया गया। ठीक है, तो ये भी तथ्य आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। उद्धम सिंह कौन था, तो पंजाब के सिख जाट परिवार के अंदर ये पैदा हुआ था उद्धम सिंह। इसने जनरल ओ डायर की हत्या ब्रिटेन के अंदर जाकर की, क्योंकि ध्यान दीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इसने अपनी मनोकामना पूर्ण की थी। वहां जाकर माइकल ओ डायर को
मार के इसने राहत की सांस ली थी, तो ध्यान दीजिए, परंतु इनको भी बाद में जिंदा ज्यादा रहने नहीं दिया, यानी 1940 के अंदर ही फांसी की सजा दे दी गई थी और 1974 में इनकी अर्थात उधम सिंह की अस्थियों को भारत में लाया गया। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों आपको लगभग ये जलियांवाला बाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में फिर आपके सामने रिवीजन करा देता हूं। दोस्तों देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और जलियांवाला बाग के अंदर इस सभा का आयोजन क्यों हुआ, तो आपको बताना है महात्मा गांधी और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू और रॉलेट एक्ट, ध्यान दीजिए, इनके विरोध के अंदर इन सभा का आयोजन हो रहा था। और इस सभा के ऊपर जनरल आर डायर ने गोलियां चलाई, जिसके कारण ध्यान दीजिए इसके अंदर जो यानी जलियांवाला बाग के अंदर कितने लोग थे, 20,000 लोग करीब इकट्ठे थे और इन्होंने गोलियों से इन लोगों को भून दिया था। और कहते हैं कि 1,000 लोग मारे गए और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहते हैं कि 379 लोग ही मरे थे। तो इसका भी विशेष ध्यान देना। और मरने वालों के अंदर युवा भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थे, बुढ़े भी शामिल थे और बच्चे भी शामिल थे, ठीक है। तो इन 4 श्रेणियों के लोग शामिल थे, क्योंकि उस दिन किसका था, तो वैसाखी का दिन था। ये भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। इनके बाद अर्थात 2 दिन बाद 15 अप्रैल को पंजाब प्रांत के अंदर मार्शल लॉ अर्थात सैनिक कानून लागू कर दिया और इनके विरोध में अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि लौटा दी। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था शंकरण नायर, ठीक है। शंकरण नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। इनके बाद में यानी भारतीयों के विरोध को देखते हुए अंग्रेजों ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम है हंटर समिति अर्थात हंटर आयोग, यानी लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय हंटर आयोग का गठन किया गया। ये भी विशेष ध्यान देना। और गठन कब किया, अक्टूबर 1919 को, ठीक है। और इनके अंदर 3 भारतीय सदस्य और 5 अंग्रेज थे, ये भी विशेष ध्यान देना। और 3 भारतीय कौन कौन से थे, तो आपको बताना है सर चिमनलाल सीतरवार और दूसरा था जगत नारायण और तीसरा था साहबजाद सुल्तान अहमद खान, ठीक है। तो इन 3 सदस्यों के नाम भी आप विशेष ध्यान देना। और मार्च 1920 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या कहा कि जनरल डायर ने जो काम किया है वो निंदनीय है और ये अमानवीय है, ब्रिटेन सरकार अर्थात ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध है। ये सिर्फ दिखावे के लिए कहा, क्योंकि इनसे पहले इन्होंने एक बिल पेश किया था अर्थात बिल लाया था जिसका नाम है इंडेमनिटी, ध्यान दीजिए क्या नाम है, इंडेमनिटी। तो इन बिल के तहत जो दोषी लोग थे, इन दोषी लोगों को पहले ही बचा लिया गया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा इस हंटर आयोग को अर्थात हंटर आयोग की रिपोर्ट को क्या कहा, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, इसलिए विशेष ध्यान देना। और ध्यान दीजिए जनरल आर डायर को तो पद से हटा दिया, परंतु ब्रिटेन के अंदर अर्थात ब्रिटेन के अंदर जो न्यूज़पेपर निकल रहे थे उनके अंदर उनको क्या बताया, ब्रिटेन साम्राज्य अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का शेर घोषित किया। ये भी विशेष ध्यान देना। बाद में कांग्रेस ने एक समिति बिठाई थी जिसका नाम है तहकीकात समिति। तो तहकीकात समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, तो आपको बताना है मदन मोहन मालवीय। तथा इनके सदस्य कौन कौन थे, तो आपको बताना है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और CR दास, अब्बास तेबजी। तो ये मुख्य रूप से 4 सदस्य थे और 5वां ध्यान दीजिए मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के अंदर ध्यान दीजिए हंटर समिति को
पूर्ण रूप से झूठा बताया और दायर की निंदा की और सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया तो आपको बताना है 1 अगस्त 1920 को, यानी इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और इसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका भी विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों आज इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक कोई नया सदस्य है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर सूचना मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।